हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज फिर हम अपना जो इवोल्यूशन वाला चैप्टर चल रहा था उसी में बात करेंगे। इवोल्यूशन में अपन ने अब तक यह समझ पाए कि इवोल्यूशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये हमेशा चलता रहता है। इसकी जो गति होती है वो धीमी होती है और ये जो स्ट्रक्चरल होता है जो बॉडी का वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर जाता है। तो अभी तक अपन ने बहुत सारे इसके जो सिद्धांत थे उनको पढ़ा कौन और जो फिलोसफर ने अलग अलग समय तक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग मान्यताओं के अनुसार अपने समय के हिसाब से उन्होंने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। इन्हीं सिद्धांतों में जो लैमार्किज्म भी है और यह अपने समय के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण यह सिद्धांत था और लैमार्क ने भी अपना व्यू रखा और उन्होंने बताया कि किस तरीके से यह जो अपना इवोल्यूशन या उद्विकास है वो हुआ होगा। तो जो बहुत सारे प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध कर दिया गया कि आधुनिक जो जंतु जगत है उसका निर्माण किसी दिव्य शक्ति के द्वारा अचानक नहीं हुआ है। वास्तव में एक अति विशाल रचना चक्र में करोड़ों वर्ष तक का समय लगा होगा और यह जीवन का निरंतर विकास होने के परिणाम स्वरूप सरल प्रारंभिक जंतु आधुनिक जटिल जंतुओं का रूप धारण कर सके। यानी कि यह बहुत सालों के बाद में, करोड़ों सालों के बाद में एक होने वाला एक सतत प्रक्रम था और उसमें ये देखा गया कि जो सरल जो प्राइमरी एनिमल्स थे वो मॉडर्न जो कॉम्प्लिकेट एनिमल्स में चेंज हुए। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें अपने सामने आती हैं कि जब प्रारंभिक जीवन की उत्पत्ति सरल जीवों के रूप में हुई थी तब वे कौन से कारण थे जिनसे सरल जंतु या वनस्पति जटिलता की ओर अग्रसर हुए होंगे। तो दूसरे शब्दों में हम यह भी जानकारी करनी है कि जो प्राइमरी सिंपल एनिमल थे वो जीवन की निरंतर जटिलता की ओर प्रेरित करने वाली कौन कौन सी शक्तियाँ थीं। यानी कि उद्विकासीय जो प्रोसेस है कौन से जैविक कारण निरंतर गति दे रहे हैं, यानी वो कौन से फैक्टर हैं जो उनको निरंतरता उसको जो इवोल्यूशन है या चेंजेज हैं उनके प्रति उनको बढ़ा रहे हैं। इन सभी जो प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन समय समय पर अनेकों जीव वैज्ञानिकों ने करने का प्रयास किया। इनमें से जो प्रमुख सिद्धांत हम पढ़ेंगे उनका सबसे पहले अपन लैमार्कवाद देखते हैं। और लैमार्कवाद का जो सिद्धांत था वो था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और तो उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से कोई जीव अपना जो बॉडी के अंदर जो चेंजेज आते हैं उन चेंजेजों को अगली पीढ़ी तक किस प्रकार से वो पहुंचाता है। तो ये एक फ्रांसीसी जीववेत्ता थे जीन बैप्टिस्ट पियरे एंटोनी डी मोनेट लैमार्क, जिन्होंने सबसे पहले जो इवोल्यूशन था उसके कारणों को स्पष्ट करने में अपना महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया और एक पुस्तक लिखी उन्होंने फिलोसॉफी जूलॉजिक। और फ्लोरे फ्रैंकेज नामक पुस्तक 1778 में उन्होंने पब्लिश कराई। तो वर्गीकरण विच जो थे उनमें वर्गीकरण के रूप से किस तरीके से उनकी इम्पोर्टेंसी रही। तो लैमार्क ने जो इन्वर्टिब्रेट जो क्लासिफिकेशन को पुनः उसको व्यवस्थित किया। लैमार्क ने लीनियस के क्रमियों अर्थात वर्म्स या इंसेक्ट के ग्रुप को में उसको विभाजित किया जिन्हें इन्फ्यूसोरिया, एनालिडा या क्रिस्टेशिया कहते हैं। उसने जीवाश्म जो इन्वर्टिब्रेट का अध्ययन किया और उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के जो फॉसिल सेल्स थे जो कवच थे उन पर अपनी बुक लिखी। और लैमार्क ने सिस्टेमेडेस एनिमाक्स एंड वर्टिब्रेस नामक जो
पुस्तक लिखी और इसमें उन्होंने जो इनवर्टिब्रेट के क्लास, ऑर्डर, जीनस का उन्होंने वर्णन किया और यही जो थ्योरी थी उनकी, वो आगे चलकर लैमार्कवाद या उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति के सिद्धांत के नाम से पूरे विश्व में फैल गई। शुरू में लैमार्क एक बोटनिस्ट थे, परंतु जब उनकी अवस्था लगभग 50 वर्ष की हुई तब वो फर्डिनेंड प्लांटेंस नामक संस्था में अपनी नियुक्ति करवाई और एक जूलॉजिस्ट के पद पर उनकी वहाँ पर पोस्टिंग हुई। यहीं से उन्होंने जंतुओं पर गहन अध्ययन शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट में डिफरेंट किया और दो अलग अलग ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया। इसी समय उन्होंने इनवर्टिब्रेट और बायोलॉजी शब्द की रचना की। लैमार्क ने इन्हीं दिनों यह धारणा बनाई कि विभिन्न प्राणियों की उत्पत्ति पूर्वज जातियों से होती है, यानी कि कोई भी नया जीव बनेगा तो वह नया जीव तभी बनेगा जब उसका जैसा जीव पहले बना होगा, यानी पूर्वजों से ही नए जीवों की उत्पत्ति होती है। और कोई भी जाति हमेशा स्थिर या स्थायी नहीं होती है। लैमार्क का यही अध्ययन अंत में अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत के प्रतिपादन में सहायक बना। तो लैमार्कवाद को संक्षिप्त रूप में अपन निम्नलिखित प्रमुख 4 अवधारणाओं या नियमों के रूप में प्रतिपादित कर सकते हैं। पहला है कि सभी जीवधारियों में निरंतर अपने अंगों का आकार बढ़ाने की प्राकृतिक प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी सभी जीव अपने साइज में बढ़ते हैं। सेकंड था इसमें कि जो जीवधारी थे उनमें न्यू ऑर्गन का डेवलपमेंट किसी न्यू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। जिन ऑर्गन का जीवधारी ज़्यादा यूज करता है तो ज़्यादा यूज करने के कारण वो जो जीव हैं वो नवीन आवश्यकताओं के वो अधिक विकसित हो जाते हैं, परंतु निरंतर अप्रयोग से अंगों में क्षीणता आती है। यानी इनका मानना था कि जिन ऑर्गन्स को जितना ज़्यादा यूज करेंगे वो ऑर्गन्स उतने ही ज़्यादा डेवलप होंगे और यदि यूज नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। तो जीवधारियों के जीवन काल में उपार्जित लक्षण उसकी अगली पीढ़ी में वंशानुगत हो जाते हैं। तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होती है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। तो इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, उनमें इनका सबको पता है कि जो जिराफ का उन्होंने सबसे रोचक जो एग्जाम्पल दिया और लैमार्क के अनुसार जो अफ्रीका की जो फॉरेस्ट थे उनमें जिराफ पाया जाता था और हजारों वर्ष पूर्व एक साधारण हिरण की तरह वो दिखाई देता था, परंतु अफ्रीका में जो डेजर्ट का वातावरण बढ़ने के वहाँ का जो प्रभाव, उसका जो डेजर्ट का इफ़ेक्ट्स था वो वहाँ की वेजिटेशन पर पड़ा और वहाँ जो वेजिटेशन थी, जो वनस्पतियाँ थी, वो वहाँ की धरती पर कम होती गई और भोजन के लिए जिराफ को निरंतर जो वृक्षों की ऊंचाई बढ़ी तो उसके साथ साथ उनको भी अपनी गर्दन को ऊपर खींचना पड़ता था। तो जिराफ की गर्दन पर पीढ़ी दर पीढ़ी खिंचाव बढ़ता गया और जिसके कारण का मानना था कि उसकी ऊंचाई के साथ साथ गर्दन भी पेड़ों की ऊंचाई के अनुरूप लंबी होती चली गई। और लैमार्क ने यह बताया कि वनस्पति का बदलता स्वरूप एक नई आवश्यकता थी, जिसके अनुरूप जिराफ की प्रत्येक पीढ़ी ने थोड़ी थोड़ी गर्दन की लंबाई अर्जित कर अपनी अगली पीढ़ी में वंशानुगत कर दी। यानी वो थोड़ा थोड़ा हर एक साल में, उनका मानना था कि वो बाद की बातें हैं कि कितने उनके जो सिद्धांत थे वो मान्य थे या अमान्य थे,
पर उस समय के हिसाब से उन्होंने अपनी मान्यता दी, और वो मान्यता में कुछ हद तक वो आगे जाकर सही भी रही, कुछ एक मान्यताएं, और कुछ अपवाद थे, उनमें बाद में उसमें सुधार होता गया। पर जब हम जो इनिशियल स्टेज में जब लोग इवोल्यूशन के बारे में समझते नहीं थे, तब जाकर इन्होंने अपने सिद्धांत दिए, और उन सिद्धांतों में उन्होंने बताया कि वह जो हजारों पीढ़ियों में लगातार बढ़ती गर्दन की लंबाई का महत्वपूर्ण योगफल एक लंबी गर्दन का विकास करने में सफल रहा। इसी प्रकार उन्होंने जो सांप हैं, स्नेक हैं, उनमें भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस को समझाया, और बताया कि स्नेक भी जो रेप्टाइल्स होते हैं उस वर्ग के जो एनिमल्स होते हैं उनके समान 2 टांगे वाला जंतु था, परंतु अन्य जंतुओं के बचाव के लिए इसमें निरंतर अपने बिलों में घुसकर रहना पड़ता था, जिसके कारण इन जंतुओं के अग्रपाद और पश्चपाद यानी हैंड लिम्ब और फोर लिम्ब दोनों के दोनों प्रयोग में नहीं आए, और उनका आकार घटता गया, और अंत में वो अंग थे, जो ऑर्गन थे, वे अवशेषी होकर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए, और एक नवीन प्रकार के जंतुओं अर्थात जो स्नेक्स का प्रादुर्भाव या उद्भव हुआ। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये किस तरीके से ये मान्यता बहुत सटीक रही, और उन्होंने यूज एंड डिसयूज एंड इनहेरिटेंस वाला जो उन्होंने नियम दिया था, सिद्धांत दिया था, तो वह इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स और यूज डिसयूज वो सारा का सारा एक बहुत ही समय के हिसाब से उनकी मान्यताएं सटीक रही। आगे चलकर उनमें जो न्यू लैमार्किज्म आया, और उनकी जो उनके प्रवर्तक थे या उनका जो समर्थक थे, उन समर्थकों ने उस चीज़ को मान्यता दी, और आगे चलकर इसमें सुधार हुआ जो न्यू लैमार्किज्म कहलाया। आगे जाकर इनका हम जो लैमार्किज्म का इम्पोर्टेंसी है और इम्पोर्टेंस फैक्टर ऑफ लैमार्क है या क्रिटिसाइज एनालिसिस ऑफ लैमार्किज्म, उनको अपन चर्चा करेंगे।